जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 1 से लेकर 11 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा चुका हूं। यदि आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर मिल जाएगी। दोस्तों, 1 से लेकर 11 तक आप यदि उसे सीरियल वाइज नहीं देखें तो उसे जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर खान सर के बुक से है। दोस्तों, इसमें 27 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसमें से 7 है जो प्रीवियस ईयर है और 20 प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो 20 में से 11वां ये प्रैक्टिस 12वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जाकर उसे देखें और अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें, जो एजुकेशनल ग्रुप है आपका उसमें शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का। पहला प्रश्न क्या कहता है? आज इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। कौन से शासक के कौन सा वो शासक था जो पहला शासक था, वो जो अधिकांश क्षेत्र उनके क्षेत्र में आते थे? तो इनमें से वो पहला शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, इसमें यदि देखें तो वो कौन शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। मौर्य वंश के शासक थे, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकाल में अधिकांश भारत का क्षेत्र आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आपसे कोई पूछ ले मौर्य वंश के जो कार्यकाल था कब से कब था, तो मौर्य वंश का कार्यकाल 322 ईस्वी से 322 बीसी से 125 बीसी तक मौर्य वंश का कार्यकाल था। कब से कब था? 322 बीसी से 120 बीसी तक मौर्य वंश का कार्यकाल था। ठीक है, और इसमें मौर्य वंश के यदि हम देखें, मौर्य वंश के देखें प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मौर्य वंश के बारे में और भी काफी पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। सांची के निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? सांची के स्तूप को कब घोषित किया गया था? वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सांची स्तूप को यह एक बौद्ध स्मारक है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, और इसका निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाए थे, राजा अशोक ने इन्होंने करवाए थे। और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? वर्ष 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 3 नंबर प्रश्न में, बैंकिंग के संबंध में CTS खाली स्थान के लिए इस संक्षिप्त रूप है। तो बैंकिंग के संबंध में CTS एक किस लिए, इसका संयुक्त रूप क्या है? तो CTS मतलब होता है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, CTS का मतलब चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खालिस्तान में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस वर्ष, जिसकी स्थापना किस वर्ष पारित किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत? तो ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना 16 मार्च 2018 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 16 मार्च 2018 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो जलवायु से अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? यदि इसे देखें तो इस अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, कृषि विज्ञान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे एक और इस प्रश्न पूछ देगा, कृषि आयोग कब आया था? तो कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 2000 को
2004 को कृषि आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 6 में अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी कहा गया है अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिकी विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत खाली स्थान में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ी को नवोदित खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। तो किस वर्ष ये ओपन एरा की शुरुआत हुई थी टेनिस में? तो इसमें यदि हम देखें, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत यदि हम देखें तो किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में ओपन एरा की शुरुआत हुई थी टेनिस में। कब? वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1968 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 1 नंबर प्रश्न में लेवैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेवैंग बुमनी है जो किस राज्य का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये जो है लोक नृत्य है आपको किस राज्य का है? और ये त्रिपुरा राज्य का क्या है? प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसका है? त्रिपुरा राज्य का। त्रिपुरा राज्य का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि हर राज्य का आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसका लोकसभा राज्यसभा की सीट बताता चलूं ताकि उससे आपको याद रहेगा। स्थापना दिवस बता दो, ये सब पूछता है प्रश्न में दोस्तों, इसलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं आज त्रिपुरा का। त्रिपुरा को देखें तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए मैंने कई बार बताया दोस्तों, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो उस समय उस वर्ष 3 राज्यों को एक साथ दर्जा दिया गया था और वो वर्ष था वर्ष 1972। वर्ष 1972 को त्रिपुरा के साथ साथ 2 अन्य राज्यों को भी राज्य का दर्जा दिया गया था और वो उसका ट्रिक भी मैं बताया था। क्या उसका ट्रिक था? माँ मैत्री। तो माँ से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो माँ से मणिपुर, में से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। ये 3 राज्यों को वर्ष 1972 में एक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुई थी। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा दोस्तों। तो इससे प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ममेत्री है जो इन तीनों राज्यों को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर, में से मेघालय, माँ में त्रि से त्रिपुरा। यदि तो कब? वर्ष 1972 को दिया गया था। 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 60 है दोस्तों। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 60 है। और किसी भी राज्य में सीटों की संख्या विधानसभा में 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें सीटों की संख्या 60 से कम है। ठीक है दोस्तों, एक सिक्किम है और एक आपको गोवा मिलेगा। सिक्किम और गोवा में सीटों की संख्या 60 से कम है। ठीक है, 60 से कम है, अपवाद के रूप में मान के चलिए। ठीक, तो और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या त्रिपुरा में देखें तो क्या है? 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में अभी राज्यपाल देखे दोस्तों कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए त्रिपुरा में राज्यपाल कौन है, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 60। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में इसमें दिया गया है महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को वर्ष 1960 में 1 मई 1960 में एक राज्य के रूप में दर्जा मिला था और ये दोनों एक ही साथ अलग हुए थे दोस्तों। ठीक है, और इसकी यदि विधानसभा सीटों की संख्या देखें महाराष्ट्र में 288 है। विधानसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र कितनी? 288 है। विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 है। और सबसे सेकंड नंबर पर सबसे अधिक विधान परिषद की संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 है। ठीक है, और विधानसभा की संख्या कितना है? तो 288 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और यदि हम इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या देखें महाराष्ट्र में तो कितना है? 19 है राज्यसभा सीटों की संख्या। महाराष्ट्र में राज्यपाल रमेश बैस है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देखें, केरल है। जो केरल की राजधानी क्या है? यदि हम देखें केरल की राजधानी तो आपको क्या मिलेगा? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के अभी जो राज्यपाल हैं
आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल और पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल में यदि देखें विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में 9 है। ठीक है, डी नंबर को, ऑप्शन टी को देखते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा के लिए देखें दोस्तों तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। बिहार से अलग होकर के वो 1 अप्रैल 1936 को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। उड़ीसा में अभी राज्यपाल रघुवर दास है और वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है, और यदि वहाँ उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या देखें दोस्तों कितना है, विधानसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में आपको 147 है, 147 उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या है और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो हमसे पूछा गया था लेबैंग बुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रदर्शनकारी नृत्य है, तो यह त्रिपुरा राज्य की प्रदर्शनकारी नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। त्रिपुरा 3 राज्यों से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 में दिया गया है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 3 नंबर प्रश्न, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो मनुष्यों में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, युग्म हमसे पूछा है, जोड़ा पूछा है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने होते हैं, तो 23 जोड़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, सी हमारा सही आंसर है, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं गुणसूत्र मनुष्यों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो स्टारबर्ग के द्वारा किया गया था। स्टारबर्ग के द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। तो पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है कौन सा खेल, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षण जो करवाते हैं उन्हें दिया जाता है और इस द्रोणाचार्य पुरस्कार को आदिवासी जनजाति द्वारा इस पुरस्कार का नाम बदलने की मांग भी की गई है द्रोणाचार्य पुरस्कार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों। यदि इसको देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्टार्ट कब की गई थी, प्रारंभ कब हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वर्ष 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की प्रारंभ की गई थी। कब, 1985 में। और 1985 में आरंभ की गई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें 2 स्तर का द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जो जीवन काल के लिए दिया जाता है और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित के लिए जाता है। जो जीवन काल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो 15 लाख रुपए दिया जाता है और नियमित के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखें, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया दोस्तों, खेल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। 1991-92 में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है और 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से रखा गया है। ठीक है, और इसमें पदक विजेता को, इस पुरस्कार में एक पदक विजेता को कितना रुपया दिया जाता है अब, तो 25 लाख रुपए दिया जाता है। 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितना राशि प्राप्त की जाती है, तो 25 लाख रुपया। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1991-92 में। ठीक है दोस्तों, यदि ध्यानचंद पुरस्कार का हम देखें, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार देखें तो इसे कब गठित किया गया था, ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में गठित किया गया था। इसका स्थापना कब हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार के, वर्ष 2002 में गठित किया गया था और इसमें पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है दोस्तों, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देखें, अर्जुन पुरस्कार की प्रारंभ कब हुई थी, तो वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की प्रारंभ हुई थी और इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि हम नेक्स्ट में देखें 12 नंबर प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो हिंदी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वर्ष 1956 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और उस समय कार्यकाल किसका था, और उस समय कार्यकाल डलहौजी का कार्यकाल था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब लागू हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत का, तो डलहौजी थे। डलहौजी के समय में ये लागू किया गया था और इसका डलहौजी का कार्यकाल यदि हम देखें तो वर्ष 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक डलहौजी का कार्यकाल था। ठीक है, और
इस इस कानून को लागू करवाने में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, या उस समय के वो कौन थे जिन्होंने इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में काफी मेहनत किए। तो वो कौन थे, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह कार्य सिद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कब 1956 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। डलहौजी के संकाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो विलियम जोन्स कप यदि देखें किस खेल से संबंधित है, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बास्केटबॉल से विलियम जोन्स कप संबंधित है दोस्तों। कौन कप, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से कुछ और कप के बारे में मैं बताता हूँ आपको। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बास्केटबॉल में कुछ और कप है, जैसे कि कुछ और ट्रॉफी है बास्केटबॉल में, जैसे बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप, ये सब क्या है, बास्केटबॉल की कुछ ट्रॉफियां हैं। बिलियर्ड्स का देखें, बिलियर्ड्स की ट्रॉफी क्या है, तो बिलियर्ड्स है बिलियर्ड्स पे यदि हम देखें तो बिलियर्ड्स में महत्वपूर्ण शब्दावली यदि हम देखेंगे बिलियर्ड्स का, तो क्यू होता है, जिगर होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक पॉइंट, इन लाइन, इन ऑफ, ये सब क्या है, बिलियर्ड्स का कुछ प्रमुख शब्दावली है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट के यदि हम कप पर देखें तो क्रिकेट के बहुत सारे कप हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सिक्के नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, अन्य कई नाम है क्रिकेट के, अन्य कई ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो हमसे पूछा था विलियम जोन्स कप, तो बास्केटबॉल से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है। किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है, यह प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से वो जो राज्य है जिसका लिंग अनुपात 900 से कम है वो हरियाणा राज्य है। ऑप्शन नंबर सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि देखें राज्य में लिंगानुपात, भारत का पूरा लिंगानुपात कितना है, 940 है, और उसमें से मध्य प्रदेश का कितना है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देख लिया जाए तो 931 है मध्य प्रदेश का। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है 879, हरियाणा का लिंगानुपात है। और झारखंड का लिंगानुपात 948 है दोस्तों, और असम का लिंगानुपात 958 है। तो सबसे कम कहाँ, हरियाणा में है, पूरे भारत में सबसे कम हरियाणा में है लिंगानुपात, और उसमें भी कितना है, 889 है, 889 है। यदि हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की यदि आपसे पूछ लिया जाए अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने कई बार बताया हूँ दोस्तों, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी डॉक्टर मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है वो हमको आप लोग बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29 है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। ठीक है, हरियाणा को देखते हैं हम लोग। हरियाणा में यदि हम देखें अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे दोस्तों तो कौन है, श्री नवाब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा में यदि विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है, 90 है हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या, और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। हरियाणा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 1966 में। ठीक है, झारखंड को देखें, झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 2000 में, और 2000 ईस्वी में 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था, एक झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक उत्तराखंड। ये 3 राज्यों को 2000 ईस्वी में क्या दिया गया था, एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड को यदि हम देखें अभी जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड में वो कौन है, तो चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और झारखंड के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल है। झारखंड के यदि हम देखें विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो आपको 81 है झारखंड में, और इसकी राजधानी रांची हुआ। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। असम को देखते हैं दोस्तों। असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, और इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। असम के राज्यपाल के बारे में आप लोग हमें बताइए, असम के राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री। और असम में यदि सीटों की संख्या देखें, विधानसभा में तो 126 है विधानसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या असम में 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है।
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 59 प्रश्न में। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से खालिस्तान अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्तियों का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो ये कथन, ये जो दिया गया है वो कौन से धार्मिक पुस्तक में दिया गया है ये कथन? तो यदि हम इसमें देखें तो ये कथन जो दिया हुआ है हिरण्यगर्भ धार्मिक पुस्तक में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हिरण्यगर्भ पुस्तक में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 16 प्रश्न में। इसमें कहा गया पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। तो खनिज निकाले जा सकते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? तो सबसे नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं? तो केवल उत्खनन की प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वायरिंग की प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उत्खनन के प्रक्रिया से। देखिए एक खुदाई प्रक्रिया से जो निकलती है जिसे ड्रिलिंग प्रक्रिया कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से गैसों के उत्खनन होती है, पृथ्वी के भूगर्भ से जो गैस का उत्खनन होती है वो ड्रिलिंग करके निकला जाता है, खुदाई करके निकला जाता है। ठीक है, और उत्खनन की प्रक्रिया से क्या होता है? उत्खनन की प्रक्रिया से तो पृथ्वी की ऊपरी परत में छिपे हुए प्राचीन अवशेष को खोद कर बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 79 प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो जीव जंतु के संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या कहा जाता है? इस अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी की खोज जनक कौन है दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए जूलॉजी के पिता किसे कहते हैं तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक। जंतुओं की सबसे छोटी इकाई कोशिका जिसकी खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटेन के रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और जीवित कोशिका की खोज और भी मृत कोशिका की खोज की थी। जंतुओं की मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में, और जबकि ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किए थे, ल्यूमेनहॉक ने। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम सकते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 में दिया गया है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ये बहुत अच्छी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के बाद वो कौन सा राज्य है जहां लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? यदि हम देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितना है? 80 उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, 80 है। उसके बाद सबसे अधिक कहाँ है? उसके बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यदि हम देखें लोकसभा सीटों की संख्या कितना है तो 48 है, 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 48 है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें हम देखें बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। यदि आपसे यदि आपसे तमिलनाडु के लोकसभा सीटों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना है तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या? 39 है तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है, तो मैंने सबका बता दिया। बिहार का 40 है और महाराष्ट्र का 48 है और तमिलनाडु का 39 है। यदि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र का मैंने बता चुका हूँ, बाकी और तीनों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बता हूँ। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के यदि आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और अभी वहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। यदि हम आंध्र प्रदेश के में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 175 है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ दिया जाता है विधानसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में कितनी है, जैसे अभी पूछ दिया गया कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र आंसर है हमारा। तो उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 175 है और विधानसभा में विधान परिषद भी है आंध्र प्रदेश में और विधान परिषद की संख्या 58 है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछे तो 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम देखें महाराष्ट्र का तो हम लोग देख चुके हैं। बिहार का देखें तो बिहार में यदि हम देखें इसमें मुख्यमंत्री कौन है तो बिहार में नीतीश कुमार हैं और वहाँ के अभी राज्यपाल अर्लेकर जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वहाँ के राज्यपाल हैं। और बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा 22 मार्च 1912 को दिया गया था। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 243 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है और विधान परिषद भी है बिहार में जहाँ 75 विधान परिषद है
और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। यदि इसमें हम देखें दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन है, जो तमिलनाडु के वहाँ मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं, आर.एन. रवि। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। लोकसभा सीटों में भी मैंने बताया 39 है तमिलनाडु में, और राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 19 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है आगे की ओर, आगे प्रश्न में दिया गया है क्या, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। तो नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था 1918 में, नो टैक्स कैंपेन। तो नो टैक्स कैंपेन का जो नेतृत्व किए थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इसमें कोई नहीं है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। लेकिन नो टैक्स का जो किए थे वल्लभ भाई पटेल किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसने किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स कैंपेन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 22 मार्च 1918 को गांधी जी द्वारा इसे अपने हाथों में ले लिया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल थे जो टैक्स नहीं देने के लिए कैंपेन चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 22 में महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यदि इसे हम देखें महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस प्रथम यानी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या संविधान दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा दिवस मनाया जाता है, 25 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 नंबर में विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तीसरे, तो विश्व दर्शन दिवस है नवंबर के तीसरे, कौन सा, नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। और 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की घोषणा किए थे। किसने किया था घोषणा, तो 2002 में यूनेस्को ने किया था। और बस 2005 में यूनेस्को ने सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है कि किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। तो राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान किसने जारी किए हैं, यदि इसे देखें तो जारी करने वाला कौन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम ने जारी किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम की स्थापना कार्यालय की स्थापना 12 जुलाई 2006 को की गई थी। 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की स्थापना की गई थी 2006 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें आगे की ओर दिया गया है 23 नंबर प्रश्न में जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु पर वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व होता है। जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है किस धारा के तहत, यदि ये प्रश्न पूछा है तो धारा 22 के तहत बैंकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है सभी नोट जारी करने की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रिजर्व बैंक के बारे में दिया गया दोस्तों। यदि हम देखें तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था रिजर्व बैंक को कब, तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर यदि आपसे पूछे तो सर असबॉर्न स्मिथ थे जो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। 1935 से 37 तक रहे थे, ठीक है। और रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख थे, ठीक है, सी डी देशमुख, ठीक है दोस्तों। तो
रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग जान लिए हैं। आगे क्यों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 25 में निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है 20-21 में, तो इसका आंसर क्या होगा। हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है कौन, कोची एफसी। इस बार 2020-21 में हीरो इंडिया सुपर लीग का भाग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 26 में पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, फिनोलॉजी का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, फिनोलॉजी। फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है, तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, धारा 354 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर 28 में दिया गया है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है। तो भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है, तो यदि ये प्रश्न है तो इसमें यदि हम देखें तो भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल जहां विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, तो वो कितने राज्य भी हैं, 6 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं, यदि हम मैप में देखें दोस्तों, यदि हम भारत के मैप के अनुसार देखें तो यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। इन दोनों में आपको क्या है, विधानसभा सीट विधान परिषद है। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद की द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और यहाँ पर आपको तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ भी आपको विधान परिषद उपलब्ध है। तो द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ है, तो 6 राज्यों में, 2 2 4 2 6 दो राज्य के मिलाकर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मैंने बता दिया कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ तेलंगाना भी है, ठीक है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में। यदि सबका मैं सीटों की संख्या आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या विधान परिषद में कितना है, 100 है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या विधान परिषद में 100। और यदि बिहार में देखें, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75 है बिहार में। और यदि कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में भी विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना, 75 है। और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 78 है। और यदि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या देखें तो 58 है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या 40 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। जब आर्य समाज की स्थापना की जा रही थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। यदि इसे देखें दोस्तों तो उस समय भारत का वायसराय जो था, आर्य समाज की स्थापना हुई कब थी, तो मुंबई में किया गया था और 10 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जो वायसराय थे वो नॉर्थ बुक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर कौन थे, नॉर्थ बुक। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 30 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। तो कौन सा टीका है सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, तो वो एंथ्रैक्स का टीका। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 31 में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है, तो उस बांध का नाम क्या है, चांडिल बांध है, स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, चांडिल बांध। चांडिल कहाँ है, तो स्वर्ण नदी रेखा पर बनाया गया बांध। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 32वां प्रश्न में 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य में हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक जो नारायण गुरु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नारायण गुरु का जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है उड़ीसा राज्य के धनेका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो उड़ीसा राज्य के धनेका है जो एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, कैसा, तो कोडोफोन है। कोडोफोन एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र, कोडोफोन वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि मौन मुस्कान की मार
मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक आशुतोष राणा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 35 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक खिलाड़ी में से कौन सा है? ये देखिए इसमें तो तेजिंदर पाल सिंह है, जो तेजिंदर पाल सिंह गोला फेंक खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तेजिंदर पाल सिंह ये गोला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पंजाब राज्य के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रेन फिंगरप्रिंट को देखें तो ब्रेन फिंगरप्रिंट है, इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करते हुए विद्युत मस्तिष्क लेखन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा की जाती है। ये सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ये सही है। आगे चलते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये भी सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर पद सत्र शामिल होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, और जांच के दौरान पाई जानकारी या सामग्री की साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो ये सही है। तो कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है, कौन है? यदि इसमें देखें तो वो मलिन बस्ती कौन है भारत में? तो धारावी है। धारावी सबसे मलिन बस्तियों में से एक है भारत में, और धारावी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। धारावी है, जो मुंबई का एक भाग है, मुंबई में स्थित है धारावी। नेक्स्ट 38 में कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे बागानी फसलों कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बागवानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 39 में बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इनकी पूर्व नाम थी, विवाह से पहले की नाम बेगम नूरजहां का, उनका नाम मेहरुनिसा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, मेहरुनिसा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न में। आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियां का उपयोग है। तो सरकारी व्यय और कर नीतियां का उपयोग क्या है? तो सरकारी व्यय और कर नीतियां का उपयोग राजकोषीय नीति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राजकोषीय नीति है। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर आते हुए करतार के साथ नृत्य करते हैं? तो ये कौन सा होगा? करतार के साथ नृत्य करते हैं, तो ये जो है ये आपको ऑप्शन नंबर ए चैती कला शैली है जिसमें पुरुष प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 42 में देखें दोस्तों, 42 में दिया गया है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रखी गई है? तो वह 6% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न के। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो 2021 में जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो M.K. स्टालिन बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ये सब बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग को सारी चीज बता चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? तो असम के हैं। ठीक है, असम की। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 को तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो वो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल में कोप इंडिया अभ्यास करेगी। ठीक है दोस्तों, कहाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इस सारा बता चुके हैं हम आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें 45 में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य सरकार ये निर्णय लिए हैं? उस राज्य सरकार का नाम क्या है? वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? नागरी दुबराज है जो आपको किस राज्य का चावल है? वो छत्तीसगढ़ का चावल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का चावल है।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों के सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू करने वाले कौन सा राज्य है? तो वो है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पंजाब है सीएम दी योगशाला शुरुआत करने वाला कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 Y20 परामर्श का आयोजन किया है? तो किस आईआईटी ने किया है? तो वो आईआईटी कौन है? आईआईटी कानपुर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 49 प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियर पेरोल पैकेज पेश किया है? प्रीमियर पेरोल पैकेज पेश किया है किसके साथ? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैनबेरा के साथ। कैनबेरा बैंक ने ये प्रीमियर पेरोल पैकेज शुरू किया है। 50 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने FY24 के लिए भारत के लिए विकास के अनुमान 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 7.2% के घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 6.4% कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य में 500 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। हमने बताया था प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती है, परंतु ऐसे कुछ राज्य हैं जहां 60 से कम भी सीटें हैं। अपवाद के रूप में वहां कम सीटें, सिक्किम और गोवा देख लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 52 में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी का परिक्रमा करता है? तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई 20,000 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 53 में परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में इंदौर में किया गया था। 54 में देखें दोस्तों, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में कौन नहीं पाया जाता है? यदि इसमें देखें तो मानव रक्त में है आपको लिम्फोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 55 में पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका से संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 56 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में प्रस्तावित मानक स्तर कितना है? तो ये आपको 35 डेसिबल है। कितना होगा? सॉरी 45 डीबी होगा, डेसिबल जिसको बोलते हैं 45 डेसिबल होगा। रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर 45 डेसिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 37 में द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा दोस्तों? तो इसका अनुपात होगा 14:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 14:3। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली यहाँ किस पर आधारित थी? तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ थी जो किस पर थी? पहली पीढ़ी के बाद बताया जा रहा है। तो पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर प्रणालियाँ थी वो किस पर आधारित थी? वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और 60 के दशक में ये था, 1960 में वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। नेक्स्ट पे चलते हैं 59 नंबर प्रश्न में। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थान की जननी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परमाणु एवं, तो इसका जनक किसे माना जाता है? इसका जनक हम देखें तो इसका जनक माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है इसका जनक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण है? भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण कौन सा पर्वतीय दर्रा है? तो वो दीफू दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दीफू दर्रा।
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 61 नंबर प्रश्न में। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल होती है। तो कौन से भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापित होती है, तो कौन से तरंग में, तो इस तरंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति कौन था चंद्रमा पर कदम रखने वाले, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो बज एल्ड्रिन थे, बज एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बज एल्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 63 नंबर प्रश्न में। 63 में कहा गया कंप्यूटरों में डिजिटल या डिलीट की गई फाइलें में चली जाती है। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है, तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें हैं जो आपको कहाँ जाती है, डिलीट की गई फाइलें तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 64 में भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय योजना आयोग का गठन, जो भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में 15 मार्च 1950 में किया गया था दोस्तों। और इसका नाम बदल करके योजना आयोग का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 65 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा पादप हार्मोन है, इसका नाम वृद्धि को रोकता है, कौन जिम्मेदार है, पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो कौन है पादप हार्मोन। यदि इसको देखें दोस्तों तो वह है आपको एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि इसमें से हम देखें क्या है इसमें देखें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है, ठीक है, एक कोशिका को विभाजन करता है। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। ऑक्सीन देखें दोस्तों, तो ऑक्सीन है, ऑक्सीन पादप में वृद्धि करता है। ऑक्सीन है जो पादप में क्या करता है, एक वृद्धि हार्मोन है ऑक्सीन, पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 66 में प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी को मापने में किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 66 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है। तो अभी हमने देखा था पौधों के तने के विकास में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है, तो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 68 में इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंटल को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 69 में चला दोस्तों, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं, स्थानिक प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वां प्रश्न को, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी इनकी एक विशेषता नहीं है। कौन सी एक विशेषता नहीं है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये सही नहीं है, उष्ण रक्त वाले जीव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 71 में हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिच मील है। तिरिच मील इसकी सबसे ऊंची चोटी हिंदुकुश पर्वत की, तिरिच मील सबसे ऊंची चोटी है। तिरिच मील पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में त्रिचाल शहर के पास स्थित है, तिरिच मील। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 72 में उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम आपको सीडीबी बैंक के द्वारा शुरू किया गया। सीडीबी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो खजुराहो का मंदिर, आंध्र प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, ये सुमेलित है नहीं, ये मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, ये गलत है। तिजारा मंदिर राजस्थान में, तिजारा मंदिर राजस्थान में ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है। तिजारा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बाकी सब गलत है दोस्तों, ठीक है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है, लेकिन सबको यदि मिलाएं तो खजुराहो मंदिर कहाँ है, खजुराहो मंदिर आपको आंध्र प्रदेश में ना होकर के मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वेंकटेश्वर मंदिर है जो आपको आंध्र प्रदेश में है वेंकटेश्वर मंदिर, और लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 74 में मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है, तो मानव जाति के अनुवांशिक मूल है जो
आपको अफ्रीका में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव जाति के अनुवांशिक मूल अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 75 में। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो कौन होता है खूर वाले जानवरों का? तो सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है, रुमेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 76 नंबर प्रश्न में। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, इसका उपयोग है कुसुम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किसे नहीं किया गया है? तो यह है संभाषण का अधिकार। संभाषण का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। वो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 79 में। एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे महात्मा गांधी की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है सो पूछा है। ग्रीन रेल कॉरिडोर था जो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था। और इसमें कौन सही, इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाले रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको पूरा वीडियो उपलब्ध मिलेगा प्लेलिस्ट में, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में आप लोग उसे जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। चैप्टर वाइज दिया हुआ है और आप यदि उसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, और आप जीके जीएस में काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप अपने प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह भारतीय इतिहास आपको पढ़ना हो तो मैं उसे भी अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी आपको लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीनों इतिहास में अलग अलग अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप लोग उसे भी नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें दोस्तों। और मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट के पहले मैं आपको प्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, इडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। इडुटेरिया का दोनों प्रैक्टिस सेट है, आपको फर्स्ट बुक का भी और सेकंड बुक का भी, और आपको रुक्मणी प्रकाशन का सेकंड वॉल्यूम का मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। यदि आप सब इसे देखना चाहते हैं, अपने जीके जीएस को और रिवाइज करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा और सभी का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और तो चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बंकिया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पिंगली बंकिया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 82 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य कौन सा राष्ट्र था? तो यूएसए था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्र राष्ट्रों का सदस्य कौन था? यूएसए। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र पक्ष शक्ति उन देशों का गुट था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ दिया। तो ये इसे क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो कौन इसमें समूह था? तो यूएसए था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जर्मनी, इटली, जापान ये ध्रुव राष्ट्रों का समूह थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो कौन सी योजना माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ये जो माइक्रो फाइनेंस योजना है महिला समृद्धि योजना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 84 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील देखें, भारत की पूछा है हमसे सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, तो वो कौन है? बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 85 में इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपको हिमा दास।
हिमा दास हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हिमा दास को ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी हो सब जगह शेयर कर दें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं दूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।